आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, टीएस हरिहर हैं और साथ ही ब्रजेश सिंह हैं। और एसजेएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 13.5 अंक नीचे अब 8118 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन खबरों वाले शेयर्स एक दो और भी हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। ऑप्टो सर्किट पर कमेंट ले लेते हैं। खबर है कि कंपनी की सब्सिडी को 91 करोड़ का ऑर्डर मिला है और फिलिप हेल्थकेयर से ऑर्डर मिला है अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर। स्टॉक कल आधा % गिरकर बंद हुआ था, लेकिन क्या ये आज चलेगा और चलेगा तो क्या कोई ट्रेड आप ले सकते हैं, ये जान लेते हैं। क्या कमेंट है आपके ब्रजेश ऑप्टो सर्किट्स पर? मेरी सलाह तो यही रहेगी कि ऐसे स्टॉक से दूर रहा जाए, बिकॉज इट वॉज बीन अ फैंसी आइटम इन समवेयर अराउंड 2008-2010। उसके बाद से तो अगर हम डेली चार्ट, वीकली चार्ट या मंथली चार्ट भी देखें, इट्स बीन ट्रेडिंग ऑन द लोअर लोज एंड फॉर्मेशन नेगेटिव ही दर्शाता है। जब तक स्टॉक ऑन अ ब्रॉडर बेस की बात करूँ, 10 रुपये 10 पैसे के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक तो एवरी राइस शुड बी यूज फॉर अ सेल रादर देन बाइंग। 8 रुपया 5 पैसे के आसपास में 52 वीक लो है और मुझे लगता है कि शायद वो लो आने वाले दिनों में ब्रेक होता हुआ दिख रहा है और 6 रुपया 85 पैसे से 7 रुपये तक के लेवल चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। ये फार्मा कंपनीज पे हरी आपके रिकमेंडेशन क्या, क्योंकि यूएसएफडीए की टीम लगातार इंस्पेक्शन कर रही है भारत में और अब खबर ये है कि ग्रेन्यूल्स इंडिया की भी एक इकाई को इन्होंने इंस्पेक्ट किया है और इनके 7 ऑब्जर्वेशन के साथ ये जो इंस्पेक्शन है ऑल टुगेदर पूरा हो गया है। ये फार्मा में आपको कितना ठीक लग रहा है इस तरह के यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन और साथ में जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन मिलती हैं, हालांकि क्लियर नहीं है कि ऑब्जर्वेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्या ये क्वालिटी कंसर्न को लेकर है या फिर इनके जो मेथड हैं वर्किंग का उसको लेकर है या काउंटिंग को लेकर है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। एक ग्रेन्यूलस के साथ पूरी फार्मा पे आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? नहीं, ब्रॉडली आप ये इनका जो यूएसएफडीए के ऑब्जर्वेशंस देखोगे तो आई थिंक 2 कैटेगरीज में पड़ते हैं। एक तो द शॉर्टफॉल्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लाइक हाइजीन, क्लेनलीनेस, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और दूसरा है इनका लैब टेस्टिंग। जनरली यूएसएफडीए का इश्यू रहा है कि इंडिया में जो लैब टेस्टिंग होता है दैट इज नॉट अप टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो आई थिंक दैट इज अ बिग कंसर्न एज फार एज इंडियन फार्मा इज कंसर्न। मैं मानता हूं कि इंडियन फार्मा कंपनीज में यूएस में एक्सपोर्ट करके काफी हद तक इंडियन फार्मा इंडस्ट्री हैज ग्रोन over the last 20 years. I think अब ऐसा वक्त आ गया कि यूएस इज गोइंग टू गेट अ लॉट मोर स्ट्रिंजेंट और इनके जो नॉर्म्स है काफी स्ट्रिक्टली इंडिया पे अप्लाई करने वाले हैं और आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी प्रेशर ऑन ऑल फार्मा स्टॉक्स। तो हम लोग तो जनरली इंडियन फार्मा पे भी है नेगेटिव राइट नाउ। शायद ओनली स्टॉक जहां हमको कुछ अच्छा विजिबिलिटी दिखता है दैट इज ग्लेनमार्क, बिकॉज ग्लेनमार्क इज अ लॉट मोर इनटू अ वेरी फोकस एरिया एंड नॉट ससेप्टेबल टू थिंग्स लाइक यूएसएफडीए रेगुलेशन सेक्शन 483 एटसेट्रा। तो ग्लेनमार्क के अलावा बाकी फार्मा स्टॉक्स पे हम लोग ओवरऑल फिलहाल तो नेगेटिव है मार्केट। वी आर एक्चुअली स्टेइंग ऑफ। जी, फार्मा स्टॉक से अभी दूर रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही ब्रजेश, अगर आज की मॉर्निंग स्ट्रैटेजी आपकी देखें तो आपने 3 आईटी शेयर्स पर इनफैक्ट आप बेट कर रहे हैं टोटल 5 स्टॉक्स में से। कोई खास वजह इन स्टॉक्स को पिक करने की, और क्या ये इंडिकेट करता है कि आईटी सेक्टर में भी आपको मोमेंटम एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं आज के लिए, आने वाले सेशंस के लिए? देखिए दीपाली जी, ओवरऑल अगर मैं आईटी की बात देखूं तो राइट नाउ तो इट इज बीन ए सेफर बेट। इवन अगर डॉलर और रुपी का देखें, रेशियो देखें, तो उसमें डॉलर इज बिन स्ट्रॉन्गर, बिन मूविंग ऑन अ स्ट्रॉन्गर साइड। रही जो 3 स्टॉक्स जो मैंने रिकमेंड किए हैं, हेक्सावेयर, माइंडट्री और टीसीएस, ये जो भी स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किया, आई एम लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म होराइजन। अगर हम हेक्सावेयर की देखें तो वीकली चार्ट पे it has formed a wolf wave pattern, a bullish wolf wave, and it's been eager to for a breakout somewhere around 207 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर हम एक्टिव ट्रेडर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो 195 रुपए का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो 200 रुपए के आसपास में अगर आता है तो डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी। 175 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और वी आर लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 250। और अगर 1 ईयर प्लस का होराइजन लेके चलते तो 325 के आसपास के टारगेट निकल के आ रहे हैं। अगर हम माइंडट्री के अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली मोमेंटम काउंटर है। मैं 1 मिनट आपके पास ब्रजेश आ रहा हूँ माइंडट्री के लिए, लेकिन इस बीच बैंक ऑफ जापान ने जो अनाउंसमेंट किया या सुबह से यही था कि शायद हो सकता है ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव होना, और ठीक वैसा ही हुआ है। कोई बदलाव नहीं किया गया। -0.1% पे जो पहले से उनका इंटरेस्ट रेट था नेगेटिव था, तो वो अभी भी मेंटेन किया गया है।
तो किसी तरह का कोई भी बदलाव बैंक ऑफ जापान की तरफ से नहीं है। तो ये कम से कम मार्केट के लिए एक ऐसा ट्रिगर है जो ऑलरेडी पहले से ही एंटिसिपेटेड था कि शायद ऐसा ही होगा, और ठीक वैसा ही मार्केट के लिए हुआ है। तो इसलिए आप देखेंगे जापानीज मार्केट के अंदर भी कुछ खास बड़ा ट्रेडिंग मूव नहीं देखने को मिल रहा है इस खबर आने के बाद भी। 19,000 का इंडेक्स है, लेकिन सिर्फ 5 अंकों की बढ़त या फिर गिरावट के साथ ये अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद के मुताबिक ही रहा, पहले से पता था कि यह -0.1% के आसपास रहेगा, और ठीक वही फैसला बैंक ऑफ जापान ने ही लिया है। आप माइंड ट्री पे एक बार बताएं, ब्रजेश क्या कह रहे थे? देखिए, माइंड ट्री के बारे में अगर हम देखें तो ओवरऑल इट गॉट अ प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ समवेयर अराउंड 750 ऑनवर्ड्स, और नीचे में लगभग उसने एक 400-420 के आसपास में अच्छा एक बेस बनाया, और वहाँ से एक पुल बैक रैली देखने को मिली कि जो कि एक हायर लोज फॉर्मेशन बताती है, और जो कि बुलिशनेस एक है। मौजूदा स्तर पे बाइंग कर सकते हैं, या समवेयर अराउंड 495 के आसपास में आया था तो डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी। 480 का स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, और एक स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग जो 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से 515-520 के आसपास में निकलता है, और अगर किसी का व्यू 1 महीने प्लस का होराइजन लेके चलते हैं तो 555 तक के भी टारगेट देखने को मिलते हैं। रही बात तीसरा शेयर जो एक TCS है, अगर उसको भी अगर हम देखें तो एक 2220 के आसपास का एक स्विंग लो बना था, जो कि अच्छे वॉल्यूम के संग में वहां से पुल बैक देखने को मिला है। तो उसी का स्टॉप लॉस लेके मौजूदा स्तर पे बाइंग करने की सलाह रहेगी, और 2350-2375 तक के लेवल चार्ट के अनुसार हमको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलते हैं। के सुब्रमण्यम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुब्रा, गुड मॉर्निंग। सुब्रा, ADAG पॉकेट में कल के सेशन में बाइंग हो रही थी, लेकिन प्रिसाइसली जो 3 स्टॉक्स जो डेरिवेटिव्स में भी एक्टिव रहे, तो उसमें रिलायंस पावर है, रिलायंस इंफ्रा है और रिलायंस कैपिटल है। इन तीनों का ही मूव कल डेरिवेटिव फ्रंट पर दिखा है। उसके बाद आज के लिए क्या आप कोई स्टॉक पिक करेंगे इस स्पेस से? मॉर्निंग दीपाली। प्रॉब्ली हाँ, कल हमने तीनों में पार्टिसिपेशन देखी है, और अगर हम इंडिविजुअली अगर आप देखें तो आई थिंक जहाँ तक अपना रिलायंस इंफ्रा का सवाल है, आई थिंक कहीं ना कहीं 515 के आसपास अच्छी खासी रेसिस्टेंस है, तो मेरा मानना है कि शायद वहीं पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। और जहाँ तक रिलायंस कैपिटल का सवाल है, इसमें भी आई थिंक शार्प स्पाइक देखने को मिली है, लेकिन अपसेट मेरा मानता है 465-470 तक कैप्ट है, क्योंकि ये सब आई थिंक एक जैसे पुल बैक रैली है। मुझे ऐसा कोई खास यहाँ से तेजी फिलहाल लग नहीं रही है। और जहाँ तक दूसरे रिलायंस पावर का सवाल है, एक फ्लैट रेंज बोन ट्रेड रही है, तो इसमें कोई ऐसा कोई खास ट्रेड लेने जैसा नहीं है। और आरकम सबसे वीक स्टॉक रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी तेजी का कोई भी कॉल देना बहुत मुश्किल है। हर इस तरह के मार्केट के अंदर जहाँ पे थोड़ा लैकलस्टर ट्रेड हो, वॉल्यूम हो नहीं, बाजार को थोड़ी सी दिशा ढूंढने में मुश्किल हो रही हो, कोई शेयर या फिर कोई एक सेक्टर आपको पसंद है जहाँ पे कुछ पोजीशंस को बनाया जा सके? आई थिंक सेक्टोरली आप देखोगे तो आप कुछ देर पहले आईटी की बात कर रहे थे। मैं मानता हूं कि आईटी इज प्रोबेबली वन स्पेस जो एक स्ट्रॉन्ग डॉलर से बेनिफिट कर सकता है। फार्मा में मैंने आपको बताया था कि आई हैव कंसर्न्स ओवर यूएस एफडीए, तो आईटी इज प्रोबेबली द ओनली स्पेस वेयर मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग डॉलर से बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो आई थिंक टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जहां पे हम लोग काफी पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्टॉक इज नॉट गोइंग टू बी हिट बाय डिमोनेटाइजेशन। इसका 95% प्रॉफिट्स बाहर से आता है, और इसका ऑलमोस्ट 85% रेवेन्यू भी अब्रॉड से आता है, तो इट इज नॉट गोइंग टू हिट बाय द इंडियन डिमोनेटाइजेशन। और इनका जो चाइना में जेआरआर का ग्रोथ हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन हुआ है, लास्ट 2 महीने में हमने देखे बहुत अच्छा हुआ है। तो आई थिंक कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स वी लाइक टाटा मोटर्स अमंग द ऑटो कंपनीज, एंड हेवल्स जो कि काफी करेक्ट हो चुका है, वी सी दैट एज अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ द जीएसटी। तो हेवल्स और टाटा मोटर्स 2 कंपनी ऐसे हैं जहां पे हम लोग ये लेवल पे पॉजिटिव है। जी, एक स्टॉक जो कि लगातार चला है डिमोनेटाइजेशन के बाद और अभी भी नहीं रुक रहा है, वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। कल 316-317 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ। ब्रिजेश, फंडामेंटल एनालिस्ट तो 400-450 तक के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके टेक्निकल टारगेट्स क्या हैं EIL पर? देखिए, EIL को आप ही के शो पे मैंने पहले भी रिकमेंड किया था जब वो 300 रुपया 303 के आसपास में था। अभी भी मेरा रिकमेंडेशन है। कल के सत्र में हमने एक नया 52 वीक हाई इसमें देखने को मिला है विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। अगर आप इसका डेली चार्ट या वीकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इट्स बीन मूविंग ऑन द हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन, जो कि बुलिशनेस दर्शाता है। मार्केट अगर एज वेल एज अगर आप मार्केट को देखेंगे, इट्स बीन मूविंग ऑन द लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम, वेल एज इसका चार्ट में हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। समवेयर अराउंड 316 के आसपास में बंद हुआ है। तो अगर स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात करें तो 312-315 के आसपास में अगर ये मिलता है, डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी। 307 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और 325 से 330 के टारगेट मुझे लगता है कि 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली अचीव हो जाने चाहिए। आज एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है, वो है कि NSE आज
अपना आईपीओ और डीआरएचपी दाखिल कर सकता है। उसकी थोड़ी अनाउंसमेंट आ जाएगी और साथ ही उसमें डेट्स, कितना रकम जुटा रहा है, किस में ऑफलोट कर रहा है, इस पे हम पूरी विस्तार से भी आपको बातचीत करेंगे आगे। लेकिन इसके दो बड़े बेनिफिशियरी हैं, उन पे एक बार व्यू ले लेते हैं। सुब्रा, आपके रिकमेंडेशन क्या होगी IFCI और IDBI पे, क्योंकि दोनों बेनिफिशियरी हैं। करीब 3% स्टेक IFCI के पास है और 1% से ज़्यादा IDBI है। नो डाउट वैल्यूएशन दोनों को अच्छी मिलेगी, लेकिन चलेगा कौन? डिम्पी, आई थिंक ब्रॉडली जो भी डेरिवेटिव्स के लिहाज से हम देख रहे हैं, IFC में एक अच्छी खासी चाल देखने को मिली है और लास्ट लगातार आई थिंक 8-10 दिन में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़त देखने को मिली है और वॉल्यूम्स के साथ इसमें काउंटर में बढ़त आई है। और जैसे जैसे लिस्टिंग के नज़दीक आएगा, मेरा मानना है कि शायद ये इसमें अभी भी एक अपवर्ड मूवमेंट जारी रहने की संभावना है। तो IFC मेरी तरफ से एक बाई का राय है और आई थिंक ये नियर टर्म एक 32 तक एक जा सकता है और इसमें खरीदारी की जा सकती है और 27 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जी हरी, ये कल के सेशन में एक अगर पूरे ही स्पेस को हम देखें तो एक मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप एक कमेंट्स लेना चाहूंगी। अभी पूरे ही ऑयल एंड गैस स्पेस में स्पेशली अपस्ट्रीम कंपनीज पर आप क्या व्यू लेकर चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रोटेक्टेड स्पेस रहा है, डिमोनेटाइजेशन से बहुत ज़्यादा असर हमने इन स्टॉक्स पर नहीं देखा है और ये स्टॉक्स चले भी हैं, स्पेशली ONGC, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स। अभी ऑयल इंडिया, ONGC, रिलायंस, इन तीनों में से आपकी प्रेफरेंस क्या है जहां पर आपको वैल्यू नजर आ रही है, अगर कोई 6 महीने या फिर साल भर का नजरिया लेकर चले? देखिए, जहाँ तक रिलायंस का सवाल है, इट इज़ मोर ऑफ अ रिफाइनिंग प्ले एंड लेस ऑफ एन एक्सट्रैक्शन प्ले, क्योंकि रिलायंस के पास वेल्स जरूर है लेकिन उनका एक्सट्रैक्शन का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं जितना ONGC या ऑयल इंडिया का है। तो मैं पहले ऑयल इंडिया और ONGC की बात करूंगा। देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऑयल प्राइसेस शायद से $60-62 पर बैरल तक जा सकते हैं, जिससे एक डायरेक्ट बेनिफिट ONGC और ऑयल इंडिया को मिल सकता है। तो मेरा कंसर्न यही है कि ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी हद तक रैली कर चुके हैं, तो यहाँ से कितना अपसाइड है, मेरे ख्याल से 10 to 15% बेस्ट केस अपसाइड मिल सकता है। तो आप एक ट्रेड के लिए डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं ऑयल इंडिया और ONGC पे। जहां तक रिलायंस का सवाल है, देखिए रिलायंस में कंसर्न ये है कि ये जो भी पैसा बनाते हैं अपने रिफाइनिंग और पेटकेम बिजनेस में, लगभग ये सारा पैसा इनके टेलीकॉम बिजनेस में इन्वेस्ट हो जा रहा है। तो शेयर होल्डर्स का सवाल ये है कि क्या ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है या अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है। फिलहाल तो इसके कोई क्लियर आंसर्स नहीं है, तो इट विल बी ए ट्रेडिंग स्टॉक। ये 980 से लेके आई थिंक 1100 के आसपास आ गया है। आई थिंक यू विल सी रेजिस्टेंस हियर, इट विल प्रोबब्ली गो बैक टू 1000, वहां पे फिर से बाइंग मिलेगा। तो आप एक 100-150 रुपए के रेंज में रिलायंस को ट्रेड कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म व्यू लेना मेरे ख्याल से काफी मुश्किल है। बहुत सारे स्टॉक्स हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कॉल भी हैं, लेकिन ट्रेडिंग कॉल यानी कि इंट्राडे बेनिफिट्स आपको कहाँ पे मिल सकते हैं, ये 10 शेयर आपको सामने रखते हैं। रजत हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ रूम से यही 10 शेयर बताने के लिए। बताएं रजत आप। बिल्कुल, मानस जायसवाल की पिक है। इंजीनियर्स इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये स्टॉक और यहाँ से भी और भी चल सकता है। इस पर बेट लगाएं, बाजार गिरेगा तो आपको नीचे खरीदने का भी मौका मिलेगा। स्टॉप लॉस रखे 310 का, कल की क्लोजिंग के हिसाब से 328 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ ये तेजी भी और देखने को मिलेगी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट बहुत इंटरेस्टिंग था, कल लेटर हाफ में इस स्टॉक में काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन देखी और वो भी वॉल्यूम्स के साथ। मोस्ट ऑफ द रियल्टी प्ले एकदम से पलटते हुए नजर आ रहे थे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का स्ट्रक्चर आज के लिए पॉजिटिव है। 76 के लिए आप बेट लगा सकते हैं। 70 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें इस ट्रेड पे। इन्वेस्टर पॉइंट मानता है GSFC जिस तरीके से कल चला और वो भी वॉल्यूम्स के बीच में, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बढ़त है ये भी और बरकरार रह सकती है। बाय एंड डिप्स का कैंडिडेट तो है ही, लेकिन कल के हिसाब से अगर आपको ट्रेड लेना है तो 95 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और 100 रुपए तक की चाल जो है GSFC पे अभी भी एक्सपेक्टेड है। एस्टेक लाइफ साइंस, इनफैक्ट ये हमारा कल का टुडेज ट्रेड था, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कल लेटर ऑफ में आता हुआ नजर आया। इन्वेस्टर पॉइंट के रडार पर है, अब 700 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करने की सलाह दे रहे हैं। 665 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। AK प्रभाकर IDBI कैपिटल से इनका मानना है कोरोमंडल इंटरनेशनल पे बेट लगाई जा सकती है। और ये जो एग्री स्टॉक्स थे, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, यहाँ पर कल के सत्र में काफी अच्छी कमाई हो रही थी। 288 का टारगेट दिया जा रहा है, स्टॉप लॉस 275 का रखना होगा। और जो गिरावट वाला स्टॉक इन्होंने चुना है वो है बजाज फाइनेंस। कल फाइनेंस शेयर लेटर हाफ में दिन के निचले स्तर पर बंद होते हुए नजर आए। बजाज फाइनेंस बेचते हैं तो 796 का एक टारगेट रखें, 836 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। चॉइस ब्रोकिंग के रडार पर है रिलायंस डिफेंस, जिसमें वो टारगेट दे रहे हैं 60 का, स्टॉप लॉस 53। और दूसरा स्टॉक है पेट्रोनेट LNG, इस स्टॉक पे भी पॉजिटिव बाय साइड ट्रेडिंग करने की सलाह दी गई है। 398 के टारगेट के लिए 380 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे कैरी करना होगा। और GPL बुलिश है गेल पे, टारगेट है 440, स्टॉप लॉस 418, 426 के आसपास ट्रेड इनिशिएट करें। और बिकवाली वाला एक सौदा है भारतीय इंफ्राटेल, कल निफ्टी में सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक, 334 का टारगेट दिया जा रहा है और 352 का एक स्टॉप लॉस कैरी करना होगा। शुक्रिया आपका रजत। तो ये 10 ट्रेड्स आपको बताए गए हैं इंट्राडे के लिए हाथ से। सुब्रा, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के लिए?
दीपाली, टू बिगिन विथ हैवेल्स इंडिया, जहां पर हम निश्चित स्तर से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली वगैरह देख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक बाइंग की जा सकती है। 365 का टारगेट, 320 का स्टॉप लॉस। और दूसरा इंडसइंड बैंक का, जहाँ पर 2-3 दिन से एक फुल बैक मोड पे है, तो यहाँ पर शायद एक खरीदारी की जा सकती है। 1160 का टारगेट रखे हम, और 1085, 190, 1090 का स्टॉप लॉस। और लास्ट में जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, IFC है, जहाँ पर लगातार हम यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्टअप वगैरह देख रहे हैं। डिलीवरी भी अच्छी खासी है। अब यहाँ पर एक 32 का टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है, और एक 27 का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर 2-3 ट्रेड्स आपको बताए गए हैं, IFCI, हेवल्स और इंडसइंड बैंक, जो कि इंट्राडे में आप चुन सकते हैं।